नमस्कार दोस्तों, आज एनसीईआरटी क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आज हमारा हिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चित्र देखते हैं। एक, पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरवाहे होते हैं। जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। उस समय पहाड़ियाँ की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चरवाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं, उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरल ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही न हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। यह आप जानेंगे कि उपनिषद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबाव का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरवाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती हैं, वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, जमी बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता है और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती है। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। इस बार वे आपस में अपने जाड़ वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों के चराते जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते हैं। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वापसी में वे लाहौल
लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते हैं और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में झाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते हैं और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में बाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चारावाह समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसम बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इससे आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली जिंदगी भी लौट आती थी। चित्र 2। मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप, गुज्जर गडरिया बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यह गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के साल में बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। ये देखो। चित्र 3। ऊन उतरने का इंतजार। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ओवल घाटी। नए शब्द। भाबर गढ़वाल कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने और शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। चित्र 4। गद्दी पेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों धार से नीचे आने लगते हैं और रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। अब पढ़ते हैं पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों, रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिया चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ के साथ कोकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोकणी किसान भी इन चारवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोकण पहुंचते थे उसी समय कोकणी किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। चित्र 5। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान चरते राई का समुदाय के ऊँट। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटली झाड़ियाँ के सहारे सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चलना पड़ता है।
डंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोकणी किसान डंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस से अपने पठारी इलाकों में ले जाते क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही डंगर कोकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठार की तरफ लौट जाते थे क्योंकि बड़े भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। नए शब्द: रबी, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। खरीफ, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। ठूंठ, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़। यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहे के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते वे सिर्फ भैंसों के ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राई का अपने गाँव में ही रहते थे क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते। चराइकाओं का एक तबका ऊँट पालता था जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चारागाह समुदाय की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँवों में के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनके उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहियों का जीवन किस तरह बदला। चित्र 7। पश्चिमी राजस्थान में बलोत्रा स्थित ऊँट मेला। बलोत्रा में स्थित ऊँट मेला। ऊँट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मारू राइका ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। चित्र 8। पुष्कर का ऊँट मेला। चित्र 9। मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। चित्र 10। चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे। उनके गांव कच्छ की रन में स्थित है।
औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उनमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा। उनके पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। ये देखिए कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का स्तर बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जरूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेती जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चारागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित कर दिए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने इसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चारागाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जगहों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कॉपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरगाहों के रेवट छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कॉपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन अब कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर गुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र में से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने लगे। रहने वाले हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना, उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता। गुमंतुओं को अपराधी माना जाता। 1873 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से
चरवाहा गांवों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते हैं उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही वसूल चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाहों में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के पास कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। तो चलो दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी पढ़ते हैं। थैंक यू।